सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। राधे राधे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सबकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं आपकी फैकल्टी हूँ एट श्रीजी फिजिक्स प्रेप, जहाँ पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। तो आज हम करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूला रिवाइज और सारे के सारे इंपॉर्टेंट केसेस। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर किससे? बायोट सावर्ट लॉ से। बायोट सावर्ट लॉ हमारे को क्या बोलता है कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आर्बिट्री कोई भी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है। इसके अंदर हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पर चूज कर लिया है ना। तो ये करंट आई इसके अंदर से जा रहा है और इस एलिमेंट की खुद की लेंथ कितनी है? एल है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट पी है। अब हमने क्या करा, मान लो इस पॉइंट पी की दूरी इस करंट एलिमेंट से कितनी आर है, और यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस दिस आर वेक्टर इटसेल्फ, ये आर हम ले रहे हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा? आर का होल क्यूब आ जाएगा। ध्यान में देने वाली ये बात है कि अगर मान लो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो मैं राइट हैंड रूल का यूज करूंगा। राइट हैंड रूल के हिसाब से आप जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। राइट हैंड रूल के हिसाब से मुझे जो अपना थंब है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट रखना है। भाई ये हमारे पास करंट है, तो मुझे थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट रखना है। एंड देन हमारे पास ये जो फिंगर्स होंगी इस वायर को पकड़ेंगी, है ना। ये फिंगर्स ही हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे वायर को पकड़ लिया, ऐसे वायर को मैंने ऐसे पकड़ लिया जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो क्या होगा? फिंगर यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है और यहाँ पर फिंगर अंदर की तरफ जा रही है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगी, यहाँ पर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगी। ज्यादा ना हो तो बीच में अपनी उंगलियों के पेन फंसाकर ऐसे रख लेना। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर से फील्ड बाहर की तरफ निकलती हुई महसूस हो रही है, और ऑब्वियसली यहाँ पर फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट पी पर हमारे पास क्या होगी? फील्ड अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि भाई एग्जाम के अंदर उसने हमारे को क्या डायरेक्शन, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर दे रखा है या आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर दे रखा है। तो हमने यहाँ पर ये क्रॉस मार रखा है, दैट इज द इनसाइड ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। क्या यह बात क्लियर है? ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ। फॉर दिस केस द फॉलोइंग विल बी द आंसर, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ एंगल थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अगर और तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं ये मान रहा हूँ कि इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर माइनस के कैप है, तो यहाँ पर मैं माइनस के कैप लिखकर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। दूसरा, ये वाले केसेस बहुत सारे कॉमन केसेस हो जाते हैं हमारे पास, ही बहुत बार हमसे क्वेश्चनों के अंदर पूछे जाते हैं। पहला केस है फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर, एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताना होता है। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देख लेना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई द करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर वायर अपॉन में एच। अब ये जो एच होनी चाहिए ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना रखी है। ये इस पॉइंट पी की दूरी इस पर्टिकुलर वायर से है और ये परपेंडिकुलर दूरी है, तो इसे हम लिखेंगे एच परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे हम इसे? एच परपेंडिकुलर ब्रैकेट। मैंने यहाँ पर दो एंगल मार रखे हैं, एक एंगल ये वाला हो गया विच इज एंगल थीटा 2, और देन एक एंगल हमारे पास ये वाला हो गया, दिस इज द एंगल थीटा 1। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल कर आ गया, मैग्नीट्यूड पार्ट निकल कर आ गया। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर कभी भी नेगेटिव निकल कर आ रहा है तो उस नेगेटिव को एज अ होल स्नैच कर लेना बाहर की तरफ, क्योंकि वो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किस में जाएगा? डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन तुम अभी के लिए भूल जाओ, तुम अभी बस इतना ही याद रखो कि फॉर्मूला हमारे पास इतना रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे को अभी समझा दूंगा। ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है या मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है? अगेन आपको राइट हैंड रूल यहाँ पर यूज करना है। अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूँ, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मैं इसे मान लो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर, एक मिनट ये वायर यहाँ ले आता हूँ, हाँ अब सही है। तो अब ये देखो, मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से, ये कौन सी साइड है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो दो साइड्स है मेरे पास, एक है लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसे अलग से नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। ये देखो,
अब लेफ्ट हैंड साइड से पेन बाहर की तरफ आ रहा है, दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पर अंदर की तरफ जाएगा, तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर को मैं माइनस के कैप लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस के कैप। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल कर आ गया। तुम्हें अगर सिर्फ इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लिखना है तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लिखकर खत्म कर सकते हो बात, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला और ये रहा इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर का डायरेक्शन। ये फाइनाइट वायर की वजह से आ गया है। अब मैं बता देता हूँ सेमी फाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है। सेमी फाइनाइट वायर का मतलब होता है, देखो इसके अंदर एक पार्ट 0 डिग्री का एंगल बनाता है क्योंकि यहाँ पर वायर ट्रंकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, और एक पार्ट इन्फिनिटी को रीच करेगा। तो जो पार्ट इन्फिनिटी को रीच कर रहा होता है, हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई वो जो एंगल पी पर बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल पी पर बना रहा होता है, और जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर जो खत्म हो चुका है वो हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फार्मूला तो हम यही लगाएंगे, फार्मूला तो यही रहेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर। अभी भी हमें यही परपेंडिकुलर लेंथ देखनी है, इसे हमने क्या बोला है, एच परपेंडिकुलर। बस जब हम यहाँ पर ये लगाएंगे ना साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, इसमें तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारा जो थीटा 2 है यहाँ पर उसकी वैल्यू 90 डिग्री है, और जो तुम्हारा थीटा 1 है उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्टली लगा देंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर। डायरेक्शन अभी भी हमारा इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, अगर करंट हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ तक ये बात क्लियर है। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये सर्कल सर्कल से मैं तुम्हें थोड़े से बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जब तुम वायर पकड़ लोगे ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर आएगी और इसके अंदर चली जाएगी, मतलब यहाँ से बाहर आती हुई नजर आएगी और यहाँ पर अंदर जाती हुई नजर आएगी। तो ऐसे बाहर की तरफ आई और इधर से अंदर की तरफ चली गई, ठीक है, फिर बाहर आई फिर अंदर। तो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स तुम्हारे को देखने को मिलेंगे फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हो गया, इसे प्लीज याद रख लेना, अगर ये बेसिकली मेरे पीछे छुप गया हो तो इसे ध्यान से याद रख लेना। फार्मूला कितना हो जाएगा इसके लिए, एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का बन चुका है और एक एंगल कितना बन चुका है 0 डिग्री का। आप यहाँ पर से रेफरेंस देख सकते हैं, थीटा 2 90 डिग्री है और थीटा 1 हमारे पास कितना है 0 डिग्री। तो ये लगाने के बाद हमें बस यही फॉर्मूला मिलेगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इटसेल्फ एंड दैट विल बी द आंसर। अब हम करते हैं यहाँ पर फुल्ली मतलब इनफाइनाइट वायर की वजह से। आप ये समझ लीजिएगा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, यही केस आप लोगों से हर बार रेडिली इस चैप्टर के अंदर पूछा जाएगा। तो पहला काम हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर दूरी एच परपेंडिकुलर। यहां पर से मान लो करंट हमारा आई जा रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, दोनों थीटा यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर है, ये भी 90 है ये भी 90 है। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर, ये हमारे इतने फॉर्मूले क्लियर हो गए। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आता ही आता है ऑब्वियसली, तो इस क्वेश्चन में खासियत क्या होती है, ये एक आर्बिट्री पॉइंट का क्वेश्चन है, ये हमें एंगल दे देगा। मान लो ये एंगल इसने अल्फा दे दिया, ये एंगल हमें बीटा दे दिया। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम्हारे को ना ऑप्शन ऐसे आते हैं, जैसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, मान लो √3 माइनस 1 अपॉन में 2h, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 1 माइनस √3 अपॉन में 2h, ऐसे करके ये मतलब हमसे ऑप्शन दे देता है। अब परेशानी वाली बात ये होती है, इस ऑप्शन में एक जगह पॉजिटिव आ रहा है और एक जगह नेगेटिव आ रहा है और हमें कर देता है ये ऑप्शन कंफ्यूज। हमें कंफ्यूज नहीं होना, और साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी दे देता है। जैसे मान लो यहाँ पर डायरेक्शन इसने के कैप लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्शन भी इसने के कैप लिख दिया, कुछ ऐसे डायरेक्शन वायरेक्शन ये लिखकर छोड़ देता है। तो दो पार्ट में ये आंसर होता है, एक मैग्नीट्यूड पार्ट होता है और एक डायरेक्शनल पार्ट होता है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, तुम फॉर्मूला तो अभी भी यही लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, मान लो इसमें से करंट आई जा रहा है, तो करंट आई अपॉन में तुम्हें परपेंडिकुलर दूरी देखनी है अपने वायर से। तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए कि भाई ये जो तुम्हारे पास वायर तुम बना रहे हो, इसे ऊपर की तरफ ना थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने का इसलिए मतलब बन जाता है, इवन दो द वायर इज नॉट एक्सटेंडिंग ओवर हियर, ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक्सटेंड करने से हमारे को फायदा हो जाएगा। हमें इस वायर से परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है इस पॉइंट पी की। तो यहां पर से ये जो डॉटेड लाइन जा रही है व्हाइट कलर की, आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसे पीछे की तरफ ले गया और ये मेरा एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ वायर है।
तो ये लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी। तो मुझे इस लेंथ की जरूरत है। अब क्या होता है, बच्चे इस लेंथ को नहीं ढूंढते, वो इस लेंथ को ढूंढने लग जाते हैं। अरे भाई ये नहीं ढूंढना है तुम्हें, सिर्फ ये वाली एच परपेंडिकुलर लेंथ ढूंढनी है ना। पी क्यू नाम दे देता हूं, तो ये पी क्यू लेंथ तुम्हारे को ढूंढनी है। तो हम फार्मूला वही लिखेंगे, आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर। अब एंगल देख लो, एक अल्फा है और एक तुम्हारे पास क्या है, बीटा है। अब तुम इसमें पढ़े रहते हो यार, मतलब अब मैं क्या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 करूं, ऐसा है वैसा है। अरे तुम कुछ मत देखो, तुम ये चीज देखो सेंस ऑफ रोटेशन कैसी है दोनों की। अभी अगर मैं पहली वाली डेरिवेशन पर जाऊं, यहां पर ये मेरा बेसिक केस हो जाता है। अगर मैं इस वाले केस के अंदर जाऊं और यहां पर एंगल्स को वापस एक बार बनाने की कोशिश करूं तुम लोगों के सामने, तो तुम लोग और अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो होता है काम कैसे करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो हमारे पास क्या है, थीटा 2 था, है ना, और ये हमारे पास थीटा 1। अब हमारी जो रेफरेंस लाइन होती है एक्चुअली वो ये वाली होती है। अगर तुम इससे ऊपर गए तो ऐसे जाओगे, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो दिख ही रहा होगा ना, यहां से ऊपर जाऊंगा तो क्लॉक, यहां से नीचे जाऊंगा तो एंटी क्लॉक। तो इसका मतलब है हम ये मानकर चलते हैं कि भैया अगर अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन होंगी तो ये दोनों ऐड कर जाएंगे। अब हमारे पास सेंस ऑफ रोटेशन कैसी है, हमारे पास जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एक ही जैसी है। ये भी एंटी क्लॉक है और ये भी एंटी क्लॉक है। जब भी हमारे पास सेंस ऑफ रोटेशन एक जैसी होगी तो माइनस होगा। अब किसी को भी किसी में से माइनस कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम साइन अल्फा को साइन बीटा में से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं वैल्यूज लगाकर भी तुम्हारे को दिखाऊंगा। और यहां पर लगा देना मॉडुलस, मॉडुलस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं लगाओगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। दूसरी बात आती है डायरेक्शन की। अब हमें तो पता ही है कि भैया अगर मैं वायर को पकड़कर झूल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आएगी इस तरफ, और यहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही होगी। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, इधर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन लिख दिया कि भैया मेरा जो आंसर आएगा वो माइनस के कैप में आएगा। तो वेक्टर पार्ट भी आ गया, मैग्नीट्यूड पार्ट भी आ गया। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने एंगल अल्फा ले लिया 30 डिग्री और एंगल बीटा ले लिया मैंने 60 डिग्री। जरा ध्यान से देखना, दो एंगल मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, एक अल्फा 30 डिग्री और बीटा मेरा कितना है, 60 डिग्री के बाद पास है। और मेरे को क्या ऑप्शन दे रखे होंगे, मैं ऑप्शंस भी यहाँ पर रिकैलिब्रेट करूंगा। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, और साइन 60 डिग्री कितना हो गया, √3/2। ये मैंने मॉडुलस लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया आंसर माइनस के कैप। ये भी बिल्कुल सही है। पूछो क्यों, अगर मान लो तुम इसे सॉल्व करते 1 माइनस √3 का मॉडुलस आएगा, है ना। तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में एच परपेंडिकुलर 1 माइनस √3 अपॉन में 2 इसका मॉडुलस। याद रखना ये जो भी आंसर आएगा ये आंसर पॉजिटिव आएगा, और डायरेक्शन मैंने यहाँ पर दे दिया माइनस के कैप। अब इसके ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन ये लोग एग्जाम में कैसे कैसे बनाएंगे ये लोग। अब देखो, जैसे मान लो ये 4 पार्ट उसने दे दिए आपको, कह रहे कि भैया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तुम यहां तक समझ गए, यहां तक तुम्हें कैसे निकालना था, मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये 1 माइनस √3 का मॉडुलस भी हो सकता है, अदरवाइज तुम इस पूरे के पूरे पार्ट को जो मैग्नीट्यूड पार्ट है तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एच परपेंडिकुलर √3 - 1, क्योंकि ये पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा पॉसिबल आंसर इसका हो सकता है मैग्नीट्यूड का, अगर मॉडुलस नहीं लगा हुआ। तो मॉडुलस नहीं लगा हुआ तो हम ये पार्ट चूज करेंगे, मॉडुलस लगा हुआ है तो वो पार्ट भी सही है, या इसके बाहर मॉडुलस लग जाए तो भी सही। एट द एंड ऑफ द डे मैग्नीट्यूड शुड बी पॉजिटिव एट एनी कॉस्ट। अगर ऐसे दे रखा है तो मॉडुलस लगा देना, नहीं दे रखा है ये तो ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन डायरेक्शन माइनस के कैप। अब हमसे पूछा जाए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हम सारे ऑप्शनों को यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप। तो हमारी नजर किस पर जाएगी यार, माइनस के कैप वाले कौन से ऑप्शन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पहले तो इन्हें देख लेते हैं, इनमें से रेक्टिफाई कर लेते हैं। देखो मॉडुलस नहीं लगा रखा लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब इस पर आ जाओ, इस वाले पर हमारे पास √3, एक मिनट रुको, ओहो ये पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव नहीं, ये उल्टा लिख दिया मैंने। इसके मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तुम तो समझ ही रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये ऐसा होना चाहिए था। अब देखो इस पे आ गए हम, यहाँ पर 1 माइनस √3 है, मॉडुलस नहीं लगा रखा,
भले ही ये ऐसा दिख रहा है लेकिन मॉडुलस लगा है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो अपने आप में नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के कैप के, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव के कैप का डायरेक्शन। दैट इज मैं ये कह सकता हूँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इवन दो यहाँ माइनस के कैप उसने लिख रखा है, लेकिन ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तुम्हें ओवरऑल आंसर नेगेटिव चाहिए, मैग्नीट्यूड पार्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्शन पार्ट नेगेटिव रहेगा, तो ओवरऑल आंसर अगर तुम देख रहे हो तो वो नेगेटिव ही चल रहा है। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, गलत। अब तुम ऊपर की तरफ आ जाओ, देखो 1 माइनस रूट 3 लिख रखा है और बाहर प्लस के कैप लिख रखा है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको माइनस के कैप का डायरेक्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब ये वाला हमारा सही है। अच्छा, इसके अंदर क्या हम इसे चूज कर सकते हैं या नहीं चूज कर सकते, ये लोग तुम कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या मैं सी को चूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो ये था पूरा का पूरा बायोट सावर्ट लॉ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब अगर तुम एक सर्कुलर वायर को लोगे जिसके अंदर से करंट जा रहा है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहोगे एट द पॉइंट P, दैट इज द एट द एक्सियल पॉइंट, सो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई एन आई रेडियस आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर दिस इज द रेडियस आर। यहां तक ये बात क्लियर है, होनी भी चाहिए। अगर सेंटर पर लिखनी है ऑफ द सेम कॉइल इटसेल्फ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, या n का मतलब हो जाता है हमारे लिए नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, एक आर्क तुम्हारे को दे रखी है, आर्क कुछ नहीं होती है, आर्क यही वाला फॉर्मूला होती है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला लिखना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, बस आर्क का जो एंगल यहाँ पर दे रखा है उसे 2 पाई से डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे अभी तक हम निकालते हुए चले थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से अगर मुझे सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं अब अपनी उंगलियों को ऐसे एनसर्कल कर दूंगा एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो उंगलियां विल टेक द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो थंब क्या आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये मेरे पास सर्कल घूम रहा है, तो अगर मैं ऐसे वायर के हिसाब से अपनी उंगलियों को घुमाने की कोशिश कर रहा हूं तो थंब बाहर की तरफ निकल रहा है, दैट इज आई कैन से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, बाहर के डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसे हम डायरेक्शन बता सकते हैं। सर्कुलर आर्क का डायरेक्शन आप लिख कर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि इस केस के लिए सर्कुलर आर्क के लिए आगे जाने वाला x डायरेक्शन, ऊपर जाने वाला y डायरेक्शन, बाहर आने वाला पॉजिटिव z डायरेक्शन और अंदर जाने वाला नेगेटिव z डायरेक्शन में लेकर चल रहा हूं, ठीक। चलो अब हम करते हैं यहाँ पर सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सोलिनॉइड का आंसर होता है म्यू नॉट एन आई, एन का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इटसेल्फ एंड आई इज द करंट। फाइनाइट लेंथ के सोलिनॉइड में एक प्रॉब्लम क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो हम इसे बना लेते हैं सिलिंड्रिकल बॉडी जैसे कुछ, ठीक है। ये लो, ये सिलिंड्रिकल बॉडी हो गई, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर दोनों एंड्स अलग अलग एंगल सबस्टैंड करेंगे। यहाँ पर एक ने एंगल θ1 सबस्टैंड कर दिया, एक ने एंगल θ2 सबस्टैंड कर दिया, तो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई, दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा इस तरफ कर दूं, cosine of θ1 plus cosine of θ2, that will be the complete answer at this particular point P। हमें ये ध्यान रखना है इनफाइनाइट सोलिनॉइड में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंसिस्टेंट और कांस्टेंट रहती है, लेकिन इनफाइनाइट सोलिनॉइड के अंदर जैसे ही आप एंड पॉइंट पर आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये L/2 हो गया, ये भी L/2 हो गया। अगर ये 0 0 है तो ये -L/2 है और ये क्या हो जाएगा, +L/2 हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड पर आते आते वो कम हो जाती है, बीच में सबसे ज्यादा होती है और फिर एंड पर आते आते क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ इटसेल्फ इन द केस ऑफ द सोलिनॉइड, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है टोरॉइड। तो टोरॉइड कुछ ऐसा दिखाई देता है तुम्हारे को, मतलब एक तुमने कंसेंट्रिक सर्कल तो देखा ही होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऐसे मैंने कंसेंट्रिक पाइप ले लिया और इस पाइप के ऊपर मैंने वायर को ऐसे वूंड कर दिया, ठीक है, ऐसे वायर को क्या कर दिया, वूंड कर दिया, तो ये एक
टोरॉइड बन गया। हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी मीन रेडियस स्मॉल आर के बराबर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर लाई कर रही होगी वो भी म्यू नॉट एन आई होगी, जहां पर एन की वैल्यू हो जाएगी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टोरॉइड इटसेल्फ। यहां तक ये बात क्लियर, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, फाइनाइट का कोई नहीं पूछता, ये सिर्फ मेंस के अंदर पूछा जाता है, तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक टेस्ट के अंदर इधर उधर से पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए इनफाइनाइट लेंथ का। चलिए एम्पियर सर्किटल लॉ एक बार पढ़ लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डी एल। अब यहां पर आप ये देख लेना, जब आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो किस डायरेक्शन में आप प्रोसीड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा प्रोसीडिंग जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब मेरी उंगलियां इस तरफ रन कर रही है। जैसे सर्कुलर कॉइल था ना, सर्कुलर कॉइल के अंदर तुम करंट मान रहे थे, वैसे तुम यहां पर मानकर चलो कि अपनी उंगलियों को इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लेना है, जो एरो यहां पर बना रखा होगा क्वेश्चन में। तो अगर हम इसके डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को लेते हैं तो थंब क्या होगा, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। तो ऐसा कोई भी करंट जो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा विल बी कंसिडर एज नेगेटिव पॉजिटिव एंड अनदर करंट विल बी कंसिडर एज नेगेटिव। जैसे यहाँ पर I1 थंब के डायरेक्शन में, लेकिन I2 और I3 अगर हम देखें तो वो थंब के डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए हम उन्हें नेगेटिव ले लेंगे। तो अभी तक तुम यही समझते आ रहे थे ना कि भैया हमारे पास जो करंट बाहर की तरफ निकल रहा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा करंट पॉजिटिव लेना है, कौन सा करंट नेगेटिव लेना है। तो तुम्हें कभी भी एम्पियर सर्किटल लॉ का क्वेश्चन आए तो तुम्हें यह ध्यान में दे देना है कि भैया बस मुझे जो ये डायरेक्शन उसने ले रखी है कर्व की, इंटीग्रेशन की जो डायरेक्शन उसने ले रखी है, क्योंकि वो बी डॉट डी एल निकाल रहा है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन सेगमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लूप यू आर चूजिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल सेगमेंट। ये क्या है, बहुत छोटा सा सेगमेंट का छोटा सा हिस्सा हो जाता है। अब ये भी एक वेक्टर है, लेंथ वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड खुद भी एक वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें चूज करना होता है। तो यहाँ पर सेंस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस सेंस ऑफ रोटेशन में वो दे दे उसमें अपना हाथ रख देना। अंगूठा विल डायरेक्ट यू टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव करंट। तो I1 पॉजिटिव हो जाएगा और I2 I3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब मैं तुम्हारे को इस सॉलिड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P1 P2 P3 निकाल कर दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ध्यान में रखना, वैसे तो क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं इसके वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इजी वाला ही केस ले रहा हूँ जो कि ज्यादातर पूछा जाता है कि भाई हमारे पास ये बोल दिया कि इसमें से करंट जो है वो I करंट जा रहा है। ठीक है, इसकी जो टोटल रेडियस दे रखी है, कितनी रेडियस दे रखी है, कैपिटल R दे रखी है। तो P1 पॉइंट पर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे लगाना है मैं एक बार लगा कर दिखा देता हूँ, कभी तुम्हारे को जरूरत पड़ जाए तो तुम याद रख पाओगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया। आपको करना क्या है, जहां पर ये पॉइंट P1 है वहां तक का एक सर्कल बना दिया। अब ये जो सर्कल तुमने बनाया, लेटस से इसकी रेडियस हमारे पास R हो गई। करंट कहाँ जा रहा है, करंट हमारा जा रहा है ऊपर की तरफ। ये आपको ध्यान में खुद ही रखना पड़ेगा कि यस मेरा जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर करंट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे अंगूठे को ऊपर के डायरेक्शन में रख देना है, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, जिस रोटेशन में मुझे अपना इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो ये रोटेशन का डायरेक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन इसी करंट को सिग्निफाई करता है कि करंट जो बाहर जाएगा वही पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मैंने करंट के हिसाब से सेंस ऑफ रोटेशन बना लिया। कैसे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख दिया। मुझे इस करंट को पॉजिटिव करार दिलवाना है, मुझे इसको पॉजिटिव प्रूव करना है, तो मुझे सेंस ऑफ रोटेशन इसके हिसाब से लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, अंगूठे को इस डायरेक्शन में रख के सेंस ऑफ रोटेशन को ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज मान लिया, एंड दैट्स इट। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू अब यहाँ पर मेरे पास आराम से निकल आएगी। अब कितना करंट इस छोटे से लूप में से पास हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई यहाँ पर मुझे पता है टोटल एरिया में से जो करंट पास होगा वो कितना होगा, I अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब ये जो छोटा सा एरिया है हमारे पास, इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्मॉल पाई आर स्क्वायर। और म्यू नॉट तो जैसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा था वैसे अभी भी मल्टीप्लाई होगा। बी डॉट डी एल को कैसे इवेल्युएट करेंगे हम लोग, बी डॉट डी एल को हम डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं। हम इसे लिखेंगे बी डी एल इंटीग्रेशन कॉस थीटा। अब आप एक चीज समझिए, मैंने यहाँ cos 0 लिखा है। क्यों cos 0 लिखा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैंने ये एरो बनाए हैं उसी डायरेक्शन में मुझे इंटीग्रेट करना है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसी डायरेक्शन में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही होगी। भाई अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर हमने सब कुछ फिक्स कर दिया।
ठीक है, बिल्कुल सब कुछ फिक्स कर रखा है कि भाई मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं अपना सेंस ऑफ इंटीग्रेशन लेकर चल रहा हूं। तो ये तो डायरेक्टली बी डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब अगर मुझे बी डी एल को इंटीग्रेट करना है तो बी को तो मैं बाहर ले लूंगा और डी एल को इंटीग्रेट करूंगा तो सरकमफ्रेंस ऑफ द वायर हमारे पास निकल कर आ जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप विच इज 2 पाई आर। तो यहाँ से आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, जो बचा उसे सिंप्लीफाई करके लिख देना, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। मैं खुद ही लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। तो ये पॉइंट P1 पर हमने क्या निकाली है सर, मैग्नेटिक फील्ड निकाली है पॉइंट P1 पर। अगर पॉइंट P2 को लेना है तो बस स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख देना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या आएगा। और पॉइंट P3 के लिए अगर आपको आंसर निकालना है तो वो आंसर जो पहले हमने निकाला था ना इनफाइनाइट वायर के केस में, वही वाला आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, वेयर वाई इज द परपेंडिकुलर दूरी ऑफ दिस पॉइंट P3 फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। खत्म। तो ये खत्म हो गया। हॉलो वायर के केस में बस अंदर की तरफ 0 होगा, बाकी जो P2 और P3 का रिजल्ट होगा वो सेम रहेगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये सिंपल सी बात है, वो जो फोर्स होती है किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, मैग्नेटिक फोर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टोटल फोर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट हो जाता है क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा आप, ये मेरे पास एक रीजन है जिसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। मैंने एक चार्ज पार्टिकल को लिया और इसको v वेलोसिटी से फेंक दिया, सच दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है हमारे वेलोसिटी के। तो हमसे पूछा गया कि भाई ये कितनी रेडियस बनाएगा, तो उस रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास mv/qb। ये एक सर्कुलर मोशन बनाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, mv/qb। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन में कितना आ जाएगा, QB। तो ये हो गई mv/qb, ये हो गया 2 पाई m/qb। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाती है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, या कह लो 2 पाई बाय टाइम पीरियड t। तो हम टाइम पीरियड t यहां पर से निकाल चुके हैं, इसे यहां रिसिचुएट कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। ये फॉर्मूलों को जरा ध्यान से देख लो, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आकाश में काम करता था तो ये बार बार ये लोग पूछा करते थे इन क्वेश्चंस को। तो ये प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। तो ये एट एन एंगल थीटा पर हमने क्या करा, इंजेक्ट करा, किसके अंदर, हमारे फील्ड रीजन के अंदर। वैसे तो जब मैं पीडब्ल्यू के अंदर था तब भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये स्टेपल क्वेश्चन होते हैं, ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी नहीं करते, ये आते ही आते हैं हर जगह। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एंटर कर रही है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर निकल रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन काटते हुए बाहर चला जाएगा, उसी सेम एंगल से जाएगा जिस सेम एंगल से वो इंजेक्ट हुआ था। अगर वो यहाँ पर एंगल बना रहा है 2 पाई माइनस 2 थीटा, देखो यहाँ अगर एंगल थीटा है तो सेंट्रल एंगल जो उसका बनकर आएगा वो होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, याद रख लेना। ना याद रख पाओ तो ध्यान से देखना, हमेशा ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है रेडियस की, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ज्योमेट्रिकली। ये रेडियस की लाइन होती है, ये टेंजेंट की लाइन बन जाती है। वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू दिस सर्कुलर मोशन इटसेल्फ, ये बात तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ी थी। तो टेंजेंट रेडियस हमारे में पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस कारणवश ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाता है, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाता है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। 360 डिग्री में से 2 थीटा घटा दिया तो 2 पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला कि भैया कितना समय उसने इस पर्टिकुलर रीजन में काटा, सो दैट विल बी 2 पाई माइनस 2 थीटा m अपॉन में QB, इसे रट लेना। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में बस मैंने क्या करा, इस एंगल को 2 पाई से डिवाइड कर दिया एंड मेरे पास ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ गया। फॉर्मूला याद कर लेना, किसी और दिन में डेरिवेशन करवा दूंगा, है ना, जब नॉर्मल कोर्स पढ़ाऊंगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं v वेलोसिटी से हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, उसी v वेलोसिटी से बाहर निकल जाता है। एंगल थीटा की ओरिएंटेशन देख लेना, अभी मैंने विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रखी है, इस वर्टिकल लाइन ले रखी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, तो इस पार्टिकल ने कितना समय इस
फील्ड के अंदर काटा, दैट विल बी 2 थीटा m अपॉन में QB। एंगल्स का इंपॉर्टेंस है, यहां पर एंगल ये वाला है और यहां पर एंगल ये वाला है। क्लियर? एंगल का इंपॉर्टेंस है आपको। आगे आ जाते हैं, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और ये बहुत ही आसान हो जाता है। मान लो कोई एक रीजन टी है, उसके अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है, एंड देन वो सर्कुलर मोशन काटता काटता सर्कल काटना चाह रहा है, लेकिन रीजन बहुत छोटा है, रेडियस इज वेरी मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो ये चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ निकल जाता है, इजेक्ट आउट हो जाता है। तो पार्टिकल को जाना इस डायरेक्शन में था, पार्टिकल चला गया इस डायरेक्शन में। तो जो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, हम कहते हैं कि भाई इट इज द एंगल इन बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन वर्सेस द न्यू डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नया डायरेक्शन हो जाता है हमारे चार्ज पार्टिकल का, और ये क्या होता है, ओरिजिनल डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का सिंपल सा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, उसके बाद आपकी मर्जी है इसे याद रखना। देखो ये जो है हमारे पास, एक सेकेंड, ये थिकनेस हम लेकर चल रहे हैं t, और ये हो जाएगी हमारे पास रेडियस r। रेडियस का फॉर्मूला अभी भी mv बाई क्यूबी ही है, तो मैंने यहां पर लिखा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन साइन डेल्टा, थिकनेस अपॉन में r, और थिकनेस अपॉन में mv बाय क्यूबी। तो कितना हो गया, QBT अपॉन में mv, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन डेल्टा। सिंपल एज दैट, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ गया। चलो फटाफट से हम अब आगे मूव करते हैं। हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अपने चार्ज पार्टिकल को फेंक देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, हमने चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका, तो ये सर्कल भी बनाता है और आगे भी बढ़ता है, तो हेलिकल मोशन दिखाना शुरू कर देता है। इसमें जो रेडियस होती है वो होती है r इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यूबी। पिच जो हो जाती है हमारे पास वो हो जाती है वेलोसिटी पैरेलल मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम ऑफ मेकिंग अ सर्कल। ठीक है, ये हो गई हमारे पास पिच, और टाइम की वैल्यू होती है 2 पाई एम अपॉन में क्यूबी। अब मैं सबसे पहले तुम्हें v परपेंडिकुलर और v पैरेलल के बारे में बता देता हूँ। ये देखो, ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। मैंने वेलोसिटी को रिजॉल्व करा तो ये आ जाएगा v cos थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास v sin थीटा। क्लियर है? अब हमारे को पता है, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और इसे बोलेंगे पैरेलल, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। पिच का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर एक पार्टिकल कितना आगे की तरफ बढ़ गया, सो दैट विल बी द पैरेलल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम टू कंप्लीट द सर्कल विच इज 2 पाई एम बाय क्यूबी। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने, एज इट इज पूछे जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, और वेलोसिटी भी एक्ट हो रही है, मतलब एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये तीनों चीजें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, कि भाई हमारा चार्ज पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है। तो इस केस में आपको बताना है, अगर एक चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है तो उस केस में वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन निकल कर आता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है तो हमारे को ये ध्यान में रखना है, उसके ऊपर लगने वाली जो टोटल फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी, दैट इज उसके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगी वो बराबर हो जाएंगी। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, दैट इज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू E बाई बी। ये रेशियो तुम्हारे से 100% पूछी जाएगी सर, ध्यान रखना, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। फोर्स ऑन अ वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट विल बी बिल साइन थीटा, या आई एल क्रॉस बी लिख देता हूं, आई एल क्रॉस बी, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर ये एंगल वेंगल क्यों बता रहा हूँ, तुम भी ये सोच रहे होंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक छोटा सा नॉर्मल केस ले लेता हूँ, ये वायर है, ये उसके अंदर से करंट जा रहा है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मार दी ऐसे कि इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो मुझे राइट हैंड रूल से ही इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ लग रहा होगा। देखो मैं करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द क्या, फोर्स। अगेन हाथ में ऐसे पेन गाड़ कर बैठ जाना,
ये फोर्स बताएगा, ये आपका करंट बताएगा, हथेली करंट बताएगी, एंड ये पेन आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे। तो दिस इज द फोर्स। तो राइट हैंड रूल का यूज हो रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। बाकी अगर कभी भी कोई और केस, किसी और सिनेरियो को दे दिया जाए यहाँ पर, तो देख लेना कि भाई तुम्हारा जो एलिमेंट है जो तुम चूज कर रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का क्या एंगल बन रहा है। लेकिन मैं अभी भी बात बता दूं, तुम एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे तय करोगे, ये ट्रिक या कह लो कॉमन सेंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती। कॉमन सेंस ये बोलता है कि एलिमेंट एल का जो डायरेक्शन है, एलिमेंट एल का जो डायरेक्शन है, इट इज सेम एज दैट ऑफ करंट। वो करंट के ही डायरेक्शन में होता है। पूछो क्यों? अब भाई मैंने क्यों बोला कि हथेली ऊपर जाएगी, मुझे कैसे पता चला? क्या यहाँ पर लेंथ ऊपर की तरफ जा रही है? नहीं, लेंथ तो नीचे की तरफ भी आ सकती है, क्या पता वायर ऊपर से शुरू होकर नीचे जा रहा हो। मैंने कहा नहीं, नीचे से शुरू होकर ऊपर जा रहा है, मुझे क्या सपने आए थे? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। क्यों? कि आप ये देखो, ये जो करंट है ये किस तरफ जा रहा है, इसी डायरेक्शन में हमारा लेंथ वेक्टर भी रन करेगा। वैसे करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, तो ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाना है हमें, एल ऊपर की तरफ होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा अपने आप। क्योंकि अगर कल को क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्शन आप ही को बताना है। इन बिटवीन द वायर्स, देखो यहां हमारे पास दो केसेस हो जाते हैं। लेट अस अज्यूम ये दो वायर हैं, इसके अंदर करंट 1 है, इसके अंदर करंट 2 है, दोनों इनफाइनाइट वायर है। तो हम यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, विच इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I1 I2 अपॉन में द डिस्टेंस इन बिटवीन द वायर विच इज d। ठीक है, अब आप एक चीज देखना, अगर दोनों में एक ही डायरेक्शन में हमारे पास करंट जा रहा है, दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके ऊपर ऐसी फोर्स लगेगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर यही केस उल्टा हो जाता है, सच दैट कि भैया दोनों वायर में अपोजिट करंट जा रहा है, I1 और I2, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा, उसका फार्मूला तो सेम रहेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इस केस में बस रिपल्जन हमें देखने को मिलेगा। तो फार्मूला, ये जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो तो सेम रहेगा दोनों के केस में, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा फोर्सेस का। ये दोनों आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को वायर रिपेल करने की कोशिश करेंगी। यहां तक ये बात क्लियर? अच्छा, अब मान लो ये मैं यहाँ पर लेंथ लूं तो किसकी लूं? अब जैसे मान लो तुम इसके ऊपर फोर्स निकालना चाह रहे हो कि फोर्स ऑन दिस वायर कितना होगा, तो पहले तुम ये एक्सप्रेशन निकाल देना, इस एक्सप्रेशन को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसके ऊपर फोर्स आ जाएगी। अगर तुम इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहते हो तो क्या करना है तुम्हारे को, तुम्हें सिर्फ इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके ऊपर फोर्स आ जाएगी। दैट्स इट, ये खत्म हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला होता है NIA, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, A इज द एरिया ऑफ दिस लूप। अब यहां पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है? राइट हैंड रूल, सिर्फ एक ही रूल से मैं सारी चीजें सॉल्व करवा चुका हूँ, है ना। वैसे तो अगर सही बात बोलूँ, मेरे लिए चैप्टर वो नहीं है तुम्हारा जो ACB प्रद्युमन बनते रहते हैं ना, तुम अपने CBSE के स्कूल के अंदर पढ़कर, वो मैडम कहती है बेटा फ्लेमिंग का ये लगाओ, वो लगाओ, पता नहीं क्या क्या लगाओ, बेटा ऐसे करो वैसे करो, तो वो सब नहीं बनाता मैं तो राइट हैंड रूल लगाता हूँ, सारे आंसर निकल कर आ जाते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मुझे अपनी हथेली को रखना है, उंगलियों को रखना है, ये उंगलियां एनसर्कल कर जाएंगी, एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ योर मोमेंट। तो अगर मान लो यहाँ पर करंट बह रहा है, ये करंट ऐसे बह रहा है आपका, ये क्या बह रहा है, करंट, मुझे हथेली की उंगलियों को इसके डायरेक्शन में रख देना है, सच दैट मैं इसे कॉइल को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इटसेल्फ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, इस केस में बाहर की तरफ है, सिंपल एज दैट। टॉर्क ऑन द लूप, M क्रॉस B, पोटेंशियल एनर्जी -m.b। इसके में भी हमारे पास दो केसेस हो जाते हैं, एक तो स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल का केस कौन सा होता है, थीटा की वैल्यू 0, अनस्टेबल का केस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। क्लियर? फोर्स ऑन द लूप इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x,
ये तुम्हारे में है नहीं, मगर चलो मैं करवा देता हूँ। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इतनी फोर्स हमारे लूप के ऊपर क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, बच्चों, ठीक है। टू ऑल माई कृष्णाज एंड ऑल माई राधेस, भाई आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ अपने नोट्स बना लीजिएगा, डिटेल लेक्चर मुझे टाइम मिलते ही मैं निकाल दूंगा, वन शॉट लेक्चर्स वगैरह। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।